सुमन जी, आपने तो यहाँ आने से मना कर दिया था साफ साफ। क्या? आप ही ने कहा था ना, आपके सिवा और कोई भी बात ना सुनूं और किसी की आवाज ना सुनूं, कोई झिझक, कोई डर, फिर चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे याद आ गया और मैं यहाँ आ गई। और नेताजी, हमने जब साथ फेरे लिए थे तो एक दूसरे को कुछ वचन भी दिए थे, और उनमें से एक वचन ये था कि मैं हर सुख हर दुख में आपका साथ निभाऊंगी। आपने तो वो वचन बकायदा निभाया है, मुझसे ही चूक हो गई। सॉरी। नहीं, राजनीति से तो आपको सख्त नफरत है। लेकिन शायद उस नफरत से कहीं ज्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ। ये क्या पैर साफ कर रही हो? हाँ, कपड़े धो रही हो क्या? कौन से गटर स्पा में काम करती हो? मैं क्या कहती हूँ डायन जी? मालिक, देविका जी, जब चर्बी ज्यादा होती है ना, तब कुछ एक्स्ट्रा ही कूटना पड़ता है। बकवास बंद करो अपनी। तुम यहाँ सुमन की बुआ नहीं, एक स्पा में काम करने वाली वर्कर हो। गॉट इट? हाँ, हूँ मैं स्पा वाली, बड़ी स्पा वाली, और स्पा में काम करना कोई छोटा काम नहीं होता। मालिनी तेरा क्या है? तुझे पता है ना कि इन लोगों ने हमें बुलाया इसलिए ताकि हमारी बेइज्जती कर सके। प्लीज शांत हो जा, सहन लेना। सहन करना जरूरी है भाभी। और कर भी क्या सकते हम? उनको लौटाने के लिए उनके पैसे हैं हमारे पास? नहीं है ना, इसलिए प्लीज प्लीज चुप रहे। मैं क्या कहती हूँ बुआ जी, आप ना अपने भाभी की बात मान लीजिए, फायदे में रहोगी। चलो पानी साफ करो। ये चुनिया भी कुछ कम नहीं है। मालिनी, बुआ मैं करती हूँ। भूमि तू बैठ, मैं करती हूँ। अब ये हुई ना रिकॉर्ड करने वाली बात। इन सब की असली औकात। क्या क्या क्या? मैंने बोला उस नफरत से कहीं ज्यादा परवाह मैं आपकी करती हूँ। परवाह? जी। परवाह is actually great. परवाह is good. परवाह is the best. उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। परवाह करनी चाहिए। नेताजी, कई दिनों से आप मुझसे कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बोलना चाहती हैं आप? नेताजी, मैंने परवाह नहीं कहा था। बात ये, मैं आपसे, नेताजी मैं आपसे मांगूंगी। ये वीडियो किसने भेजा है?
क्या हुआ भूमि जी? अपनी बहन को ढूंढ रही हो? कि वो आएगी और अपनी छोटी सी भूमि को बचाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, वो नहीं आएगी। तुमने सुना नहीं है? कि कोई हमें बचाने नहीं आता, वो काम हमें खुद ही करना पड़ता है। She's not coming. सुमन जी क्या हुआ? सुमन जी नहीं भाभी, नो वे। आप ये क्या बोल रही है? अगर मैंने ये किया ना भाभी, तो तीर्थ भैया मुझे जान से मार देंगे, और इसमें मम्मी और पापा दोनों उनकी पूरी हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली। आपको याद है ना पापा ने क्या कहा था? ये जो बहनें हैं ना, ये बेगुनाहों को जेल में डालने में एक्सपर्ट है। दूर रहे इससे, इसकी बहन से, इसके परिवार से। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे भाभी। भाभी प्लीज, ये नहीं होगा मुझसे। आप उनके पास बिल्कुल नहीं जाओगे, 100% उससे दूर रहोगे। वो भूमि आपके पास आएगी। और आपको पापा जी और मम्मी जी की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपके गुरु भैया उन्हें अस्पताल ले गए हैं चेकअप के लिए। वो शाम से पहले नहीं लौटेंगे। अखिल भैया, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आप ऐसे डरपोक नहीं बन सकते। एक झिझक और यूं मौका हाथ से फिसल गया। और ये तो आखिरी मौका है आपके लिए। आप ऐसे झिझक जाएंगे? सुमन दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आपसे कब से बात करना चाह रहा था सुमन दीदी, पर मुझे मालूम है पिछले कुछ दिनों में आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था, मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ हाँ ठीक है मुन्ना, कोई बात नहीं। मैं ना अभी थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सुमिति प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मुन्ना, सुमन जी को जरूरी काम है, हम कहीं जाना है, बाद में मिलते हैं। ओके सुमन जी चलिए। नेताजी, मैं बोल रही थी गाड़ी में ना टाइम लग जाएगा। मेरी स्कूटी यहीं पर खड़ी है। वो मल्हारगंज और रीगल सिग्नल पे ना बहुत ट्रैफिक होगा। मेरे पास एक्स्ट्रा हेलमेट भी, आप मेरे साथ आ जाइए। Are you sure? हाँ हाँ पक्का। तिवारी को बोल के ना गाड़ी घर पे पहुंचा देगा। मैं इन दोनों को ऋषि की मौत से जुड़ा राज कैसे बताऊं? ये मुन्ना का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? और इसको मेरी सुम्मी और इस नेता से क्या बात करनी है? मुन्ना भैया सॉरी, आप इसको इग्नोर करिए, हम अंदर जाके बात करते हैं। नहीं भूमि, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ पक्का। जरूरी बात है तो थोड़ी आराम से करनी पड़ेगी। भूमि, यहाँ पर काम खत्म हो गया तो तुम्हें एक और पेडिक्योर करना है। हाँ बस हो गया। किसका करना है भाभी? मैं क्या कहती हूँ, ये तो होने से रहा। जिस लड़के ने मेरी भूमि की बेइज्जती की हो, भूमि उसके पैर नहीं धोएगी। आंटी जी, पैर धोने के लिए कौन कह रहा है? मैं स्पा ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, पेडिक्योर। पेडिक्योर के लोग हजारों रुपए लेते हैं स्पा में, और उसी के लिए तो आप लोगों को यहाँ बुलाया है। और वैसे भी अखिल भैया कल बाइक से गिर गए थे। आप लोग यहाँ मेरे गेस्ट को रिलैक्स कराने के लिए ही तो आए हैं। तो चलो भूमि, करो अखिल का पेडिक्योर। चलो। सुमन जी निकल तो पड़े हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपने बताया नहीं। आपने वीडियो में ऐसा क्या देखा वैसे? मेरे परिवार की बेइज्जती देखी। देविका भाभी मालिनी बुआ से सफाई करवा रही थी।
हद कर दी देविका भाभी ने। पता नहीं कब छोड़ेंगी सुमन जी के परिवार को टारगेट करना। सुमन जी देखिए, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम ना बहुत जल्द घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद देविका भाभी ना उनका जो भी नॉनसेंस चल रहा है उसको बंद करवा देंगे। ओके, सो डोंट वरी। नेताजी, देविका भाभी मुझे लाख मुसीबतें दे दें, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं सब सह लूंगी, लेकिन मेरे परिवार को या आपको कोई भी मुसीबत मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। उसकी आंखों में देख, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। शायद उस नफरत से कहीं ज्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ। दी, बस भी करना, दी गुस्सा हो जाएगा, और अगर दी को गुस्सा आ गया ना तो 6 महीने बाद वो मुझसे शादी नहीं करेगा। प्लीज कट्टू, तीर्थ भैया तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वो कोई शादी वादी नहीं करने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ उस सुमन से प्यार करते हैं। नहीं दी, दी तो उसे छोड़ देगा। देखिए आप लोग मेरी बात समझिए। प्रिया जी, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या चल रहा है? देविका जी, ये लोग कह रहे हैं कि बात तो लेडीज किटी पार्टी की हुई थी और ये तो जेंट्स हैं। मैंने कहा था कि ये स्पा किटी है, लड़के लड़कियां सब इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर जो भी रिलैक्सेशन के लिए आएगा, आप लोग उसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सिंपल। और अखिल भैया मेरा स्पेशल गेस्ट हैं, ही इज अ VVIP, तो पेडिक्योर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, खुद कर लो। ठीक है, एडवांस वापस दो और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, आपके पैसे वापस कर देंगे, कोई चोर नहीं है ना। हाँ, चोरी नहीं की है आपने, लेकिन चीटिंग जरूर की है। पैसे लेके काम को कंप्लीट नहीं करना चीटिंग होती है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस यहाँ आएगी, आप लोगों को अरेस्ट करके जाएगी। वैसे भी आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाने का बहुत शौक है ना? मैं क्या कहती हूँ, बुलाओ। जिसे बुलाना है बुलाओ, करो पुलिस को फोन। अब मैं भी देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। भूमि, मालिनी बुआ, बुआ देखिए लिए ऑलरेडी इस घर में काफी प्रॉब्लम्स है, मैं और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। पेडिक्योर ही है ना, मैं अखिल का पेडिक्योर करूंगी। कैसी बात कर रही है तू? सुमी को फोन कर देते ना, वो ये मैटर सॉल्व कर देगी। नहीं माँ, ये लोग यही तो चाहते हैं कि दी यहाँ आए, माहौल खराब हो, घर का गुस्सा करे, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम दी को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? हम दी की ताकत है माँ, उसकी कमजोरी नहीं बनेंगे। भूमि, मेरी बात सुन, बुलाने देना इनको पुलिस को। नहीं बुआ, आपको पता है ना मेरा अभी भी एडमिशन हुआ है, कल को जॉब लगेगी तो फिर ये पुलिस स्टेशन वाला थप्पा भी लगेगा ना। मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती माँ, और ये हमें फंसाना ही चाहते हैं, और मना करके हम फंसेंगे। अखिल भैया आइए।
तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है भूमि, उठ। वैसे तो किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है देवरानी जी, पर एडवांस लिया है तो काम तो करना पड़ेगा। भाभी तीर्थ भैया प्लीज, मेरी स्पा किटी खराब हो जाएगी। भूमि कम ऑन, गेट टू वर्क। ओके उठ। अखिल भैया, आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने पैसे दिए हैं इन लोगों को, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अखिल भैया, अब आप उठेंगे तो पेडिक्योर करवा के ही उठेंगे। अखिल बोल रहा हूं ना कुछ, उठ जा। तीर्थ भैया, आपको कभी भी ऐसी फीलिंग आई है कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए? इस लड़की ने बीच सड़क सबके सामने अखिल भैया को थप्पड़ मारा है। यही एक मौका है इसे अपनी औकात दिखाने का। अगर आज इसे इसकी औकात नहीं दिखाएंगे तो फिर से जुर्रत करेगी। अच्छा, देविका भाभी, आपको बहुत शौक है ना औकात दिखाने का किसी की, फिर आपने गलत लड़की को पकड़ लिया। क्योंकि भले ही हाथ भूमि का हो, लेकिन हिम्मत, शक्ति, आइडिया सब मेरा था। प्लीज, तुम ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए कह रही हो। नहीं भाभी, ये सही बोल रही है। भूमि ने मुझे थप्पड़ इसके कहने पे ही मारा था। सुन लिया, कभी कभार ना निशाना गलत जगह लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको औकात ही दिखानी है ना। आपकी इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ, मैं करूंगी अखिल भैया का पेडिक्योर। सुमन जी, कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल जरूरत है नेताजी। देविका भाभी का गुस्सा तभी ठंडा होगा ना जब वो मुझे मेरी औकात दिखाएंगी। और ठीक है, कोई बात नहीं, अखिल भैया देवर है, मेरे भाई की तरह है। भाई की सेवा करने में कैसी शर्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनका पेडिक्योर मैं कर देती हूँ और उसी बहाने सीधे उनके पैर से लेकर उनका दिमाग उनके सर पे पहुंचा दूंगी, ताकि वो और कठपुतली ना बने। क्या मतलब? मतलब ये नेताजी, आटा गूंद गूंद के ना अरे रुक जाओ एक सेकेंड, आराम से, पीछे जाओ, सब पीछे जाओ। मुझे ना ये समझ में आ गया है कि इंसान को कैसे गूंथा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। आज हम बॉलीवुड के फनीएस्ट डायलॉग्स, वायरल चैलेंजेस और कॉमेडी के बहुत अच्छे मोमेंट्स पे बात करने वाले हैं। बॉलीवुड सिर्फ ड्रामा और रोमांस के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मजेदार कंटेंट के लिए भी बहुत फेमस है। हम ये डिस्कस करेंगे बॉलीवुड के डायलॉग्स जो कि मेम बन गए, वायरल चैलेंजेस जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कभी ट्राई किए हैं, और आइकनिक कॉमेडी सीन्स जो एवरग्रीन हैं, और अवार्ड शोज और इंटरव्यूज के वो मोमेंट्स जिन्होंने हमें हंसा हंसा कर रुला दिया है।
बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फनी डायलॉग्स जो कि मीम्स बन गए हैं। ठीक है, तो बॉलीवुड के डायलॉग्स एक फिल्म की जान होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये इतने ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं या फिर यूं कहिए कि आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाते हैं कि वो मेम्स बन जाते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे पुष्पा आई हेट टीयर्स, ये राजेश खन्ना का आइकनिक डायलॉग है मूवी से जिसका नाम है अमर प्रेम। ठीक है, मूवी में एक सीरियस मोमेंट था लेकिन मेम कल्चर ने इसे एक अलग ही लेवल पर ले गया है। आजकल इमोशनल सिचुएशन में कोई भी मजाक करता है तो ये लाइन जरूर बोलता है। ठीक है, दूसरा, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। सलमान खान का ये बॉडीगार्ड का डायलॉग था जो तो सोशल मीडिया पे खूब मजाक बना इसका। मेम क्रिएटर ने इसे डे टू डे सिचुएशन में खूब यूज किया और काफी इससे वायरल भी हुआ। तीसरा हम करते हैं हाउस द जोश हाय सर। तो ये जो उरी मूवी थी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये बहुत पैट्रियाटिक डायलॉग था लेकिन इसका भी हर रैंडम सिचुएशन में फनी तरीके से यूज होने लगा, चाय पीने से पहले या कॉलेज के एग्जाम्स के टाइम पे। ठीक है, ये डायलॉग्स प्रूव है कि बॉलीवुड का ड्रामा मेम क्रिएटर के लिए बहुत ही बड़ा धरोहर बन के रह गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम वायरल चैलेंजेस जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनाए हैं कभी। ठीक है, सोशल मीडिया चैलेंज तो हर जगह छाए होते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इनसे दूर नहीं रह सकते। जैसे कि पहले हम डिस्कस करते हैं बोतल कैप चैलेंज के बारे में। इस चैलेंज में स्पिनिंग बोतल को किक करके रिमूव करना होता था। ठीक है, अक्षय कुमार ने मार्शल आर्ट स्टाइल में ये चैलेंज किया और इंटरनेट पे छा गया। टाइगर श्रॉफ ने भी अपना एक्रोबैट सिखाया इसको करने में। दूसरा हम करते हैं इनविजिबल प्रैंक। ये प्रैंक में लोग किसी को इनविजिबल होने का ड्रामा करते हैं। शाहिद कपूर की फैमिली ने उनका प्रैंक किया था और उनके कंफ्यूज रिएक्शन ने इंटरनेट को तो पागल ही कर दिया था। फिर आते हैं आइस बकेट चैलेंज के। इस चैलेंज के जरिए चैरिटी रेज होती थी, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन सेलिब्स ने इसे एक मजेदार एक्टिविटी बना दिया। अभिषेक बच्चन और हुमा कुरैशी के फनी रिएक्शंस याद रहने लायक हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, बहुत अच्छे चैलेंज, बहुत फनी थे वो चैलेंजेस। एक फन वे है सेलिब्स की पर्सनल और फनी साइड को देखने का। चलिए अब हम ना कुछ आइकनिक कॉमेडी सीन की ये बात करते हैं बॉलीवुड में से। ठीक है, और क्योंकि हम तो जानते हैं बॉलीवुड के कॉमेडी सीन तो एवरग्रीन होते हैं और ये हमें हर बार हंसाते हैं। पहले हम बात करते हैं हेरा फेरी मूवी की। बाबू राव गणपत राव आप्टे, जिसकी एक्टिंग किसने करी थी? परेश रावल जी ने। इनका एक आइकनिक डायलॉग है, उधर कौन बोल रहा है। इतना फनी था कि अब वो इंटरनेट पे ट्रेंड करता है। राजू और श्याम के बेकार प्लान्स के साथ बाबूराव का इनोसेंस एक परफेक्ट मिक्स था। फिर हम बात करते हैं अंदाज अपना अपना की। ये मूवी तो सबने देखी होगी, अगर आपने देखी है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमें पता चले कि हाँ आप हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं अंदाज अपना अपना की, है ना। तो इसमें जो है आमिर खान और सलमान खान का अमर प्रेम जो कॉम्बो था, क्राइम मास्टर गोगो के डायलॉग्स और फनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये मूवी भी एक कॉमेडी की गोल्ड माइन है। तीसरा एग्जाम्पल है चुपके चुपके। धर्मेंद्र का इंग्लिश प्रोफेसर बन के सबको कंफ्यूज करना और अमिताभ बच्चन के विटी कमबैक्स इस मूवी को क्लासिक बना देते हैं। ये सीन मूवी की टाइमलेस जेम्स हैं जो हर जनरेशन को एंटरटेन करते हैं। फिर आते हैं बॉलीवुड स्टार के फनीएस्ट सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में। ठीक है, सेलिब जो है ना, सोशल मीडिया पोस्ट भी उनके फनी पर्सनैलिटी की अलग साइड दिखाते हैं। पहले थे शाहरुख खान के बारे में।
SRK के विट्टी रिप्लाईज हमेशा वायरल होते हैं। एक फैन ने उनसे पूछा था एक बार कि आपके पास इतने पैसे हैं फिर भी आप रोती क्यों हैं? SRK का जवाब था क्योंकि ब्रेड और बटर नहीं था। क्योंकि उन्होंने उनको रोटी है बोल दिया, जबकि अगर उन बोले कि रोते हैं बोलना चाहिए था, या फिर वो बोलना चाहिए रोती हैं। ठीक है, शायद उनका मेल फीमेल का कुछ लैंग्वेज का इशू रहा होगा, जो कि हम अक्सर देखते हैं काफी लोगों में रहता है। फिर आते हैं रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर सिंह अपने क्यूकी आउटफिट्स और उन पर बनने वाले मेम्स का तो खुद मजाक उड़ाते हैं। ये उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी को और लवेबल बनाता है। फिर बात करते हैं वरुण धवन की। वरुण के फनी वर्कआउट्स वीडियो और चाइल्डहुड पिक्चर्स का कैप्शन को हमेशा इंटरनेट पे एंटरटेन करते हैं। सेलिब्रिटी की फनी मोमेंट्स हमें उनसे एक रिलेटेबल साइड दिखाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि वो हमसे अलग हैं, बल्कि ये हमें महसूस करते हैं कि ये हमारे जैसे ही हैं, हम में से ही हैं, ये कोई अलग नहीं है। तो रिलेटेबल होना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि आप हमसे रिलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई हम भी इनके जैसे ही हैं, आप भी मेरे जैसे हो, हम आपके जैसे हैं। तो जो रिलेट करने वाली इंसानों की चीज होती है ना, ये हमें आपस में क्लोज लाती है। तो दोस्तों इस बात को, इस वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले इस पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉलीवुड के वो मूव्स जो कि मेम्स बन के रह गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं बॉलीवुड के कुछ यूनिक स्टेप्स हैं जो कि काफी आइकनिक हैं और वो फनी बन गए हैं। जैसे कि गोविंदा का वो स्टेप किसी डिस्को में जाए उनके एनर्जेटिक और ओवर द टॉप डांस मूव्स अभी भी मेम्स के फॉर्म में वायरल हैं। ठीक है, दूसरा करते हैं टाइगर श्रॉफ की एक्रोबैटिक्स। कभी टाइगर के फ्लिप्स इतने ज्यादा होते हैं कि फैंस मजाक बनाने लग जाते हैं उनका। टाइगर एक स्टेप करके रुक नहीं सकता, वो करता ही रहता है। उसकी आपने काफी मूवी देखी होंगी और काफी अच्छे से वो अपने स्टेप्स फॉलो कर भी लेते हैं, काफी प्रैक्टिस करते हैं, काफी मेहनत करते हैं अपने स्टेप्स के ऊपर। बट मेम्स बनाने वालों का क्या जा रहा है ना, वो तो मेम्स बना के ही रहेंगे। तो इसलिए जैसे कि वो पॉपुलर हो चुके हैं कि हाँ भाई उनका डांस स्टाइल सबसे अलग है, यूनिक है, और मजाक बनाते ही हैं, है ना। तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं बॉलीवुड के डांस चैलेंजेस के बारे में। फैंस ने बॉलीवुड के क्लासिक सॉन्ग्स को फनी एडिट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इमेजिन छैया होना ट्रेडमिल पे लोग छैया कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप, ट्रेन का जो किरदार है वो ट्रेडमिल निभा रही है। तो ये डांस स्टेप्स सिर्फ बॉलीवुड का फ्लेवर ही नहीं, मेम कल्चर का भी हिस्सा बन गए हैं। फिर आगे देखते हैं फनी बॉलीवुड इंटरव्यूज और अवार्ड शोज के कुछ मोमेंट्स। ठीक है, ये भी एक ट्रेजर होते हैं। मतलब आप देखेंगे कैसे लोग जो हैं इनका भी एक मेम्स बना देते हैं और लोग काफी एंजॉय करते हैं इस चीज को। जैसे कि पहले देखेंगे रणवीर सिंह और अक्षय कुमार का डांस ऑफ। एक अवार्ड शो पर दोनों का एनर्जी पैक डांस परफॉर्मेंस एक परफेक्ट कॉमेडी मोमेंट था। इतनी अच्छी कॉमेडी कर रही थी इन्होंने, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और फिर हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल की करण जौहर के रोस्टिंग स्किल्स। अवार्ड शोज में सेलिब्रिटीज को रोस्ट करना और उनके विटी कमबैक्स हमेशा यादगार होते हैं। फिर दीपिका पादुकोण का गुफ अप। दीपिका ने कौन बनेगा करोड़पति कैजुअली बोला मैं 1 करोड़ ले जाऊंगी, जबकि वो सेलिब्रिटी गेस्ट थी।
और पता है गेस्ट तो फिर आते हैं थोड़ी जीत के जाते हैं। फैंस ने इस मूवी को खूब वायरल कर दिया था, ये सबको पता है भाई, है ना। तो दोस्तों, बॉलीवुड में हम सिर्फ रोमांस और ड्रामा ही नहीं बल्कि हंसी के लायक कंटेंट भी देते हैं, चाहे वो डायलॉग्स हो, मेम्स हो, चैलेंजेस हो या आइकनिक कॉमेडी सीन्स हो। बॉलीवुड हमेशा से एंटरटेनमेंट का किंग है। आपका फेवरेट फनी मोमेंट कौन सा है बॉलीवुड का, कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसको मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश की इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा पावर हाउस है, जिसका नाम है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। सेल एक प्रेस्टिजियस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि 1973 में अपने ऑपरेशन चलाना शुरू किया था। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि एक ऐसी लेगेसी है जो कि लाखों लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेबल बनाती है और एक डिपेंडेबल वर्क प्लेस और देश के डेवलपमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे, सेल के बारे में कुछ ओवरऑल इंट्रोडक्शन बताएंगे, यहाँ का वर्क कल्चर बताएंगे, अपॉर्चुनिटी बताएंगे कि एम्प्लॉयज को क्या क्या मिलती हैं, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं यहाँ डे टू डे लाइफ में। कुछ रियल लाइफ एम्प्लॉयज की स्टोरी आपको सुना के बताएंगे, ठीक है। और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज के बारे में जरूर बताएंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्ट रखते हैं और तो ये एक स्टेबल और फुलफिलिंग करियर बन जाता है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक सेशन आपके लिए काफी यूजफुल है और काफी लाभदायक रहेगा। पहले हम बात करते हैं सेल एज ए नेशनल पिलर, ठीक है दोस्तों। सेल का नाम सुनते ही हमें स्टील इंडस्ट्री का एक ट्रस्टेड नाम याद आता है, ठीक है। और आपको पता है कि सेल सिर्फ स्टील प्रोडक्शन तक ही लिमिटेड नहीं है। अभी हम बात करेंगे सेल्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। सेल के मल्टीपल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेलवेज हो गया, डिफेंस हो गया या एनर्जी सेक्टर हो गया, उसके लिए क्रिटिकल मटेरियल प्रोवाइड करता है। भिलाई स्टील प्लांट ने मेट्रो रेल के ट्रैक्स बनाए हैं और राउरकेला ने डिफेंस के लिए हाई ग्रेड स्टील सप्लाई की है। ग्लोबल प्रेजेंस जहां इसकी देखें तो सेल सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली अपने प्रेजेंस के लिए फेमस है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए सेल ने दुनिया के टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स में अपना नाम बना रखा है। सस्टेनेबिलिटी पर कैसे फोकस कर रहा है अपने ये ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को इको फ्रेंडली बनाने के लिए काफी स्टेप्स ले रहे हैं। ग्रीन स्टील इनिशिएटिव्स, वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ सेल अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफी कमिटेड है। सेल सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि इंडिया के इंडस्ट्रियल बैकबोन का एक मेजर पार्ट है। अब हम बात करते हैं वर्क कल्चर एंड वैल्यूज एट सेल। तो इसका जो है वर्क कल्चर काफी इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट है। सेल में हर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू किया जाता है, चाहे आप एक जूनियर इंजीनियर हो या फिर एक सीनियर मैनेजर हो, आपकी वॉइस हमेशा सुनी जाती है और आपकी जो आइडियाज होते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। डाइवर्सिटी पे काफी फोकस रखते हैं। इंडिया की अलग अलग जगहों से लोग यहाँ एक साथ आके काम करते हैं। ये एक इंक्लूसिव और कल्चरली रिच एनवायरनमेंट बनाता है जहाँ हर बैकग्राउंड और कम्युनिटी की रिस्पेक्ट होती है। हेल्थ और सेफ्टी प्रायोरिटेशन की बात करें तो स्टील प्लांट का काम काफी फिजिकली डिमांडिंग होता है, इसलिए सेल अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है।
रेगुलरली सेफ्टी ड्रिल्स होते हैं यहाँ पे, एडवांस इक्विपमेंट और हेल्थ चेकअप यहाँ पे मैंडेटरी होता है। फिर अब बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। जबकि इंडस्ट्री काफी डिमांडिंग है, लेकिन सेल अपने एम्प्लॉयज के लिए वर्क लाइफ बैलेंस इंश्योर करता है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स होते हैं और फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज यहाँ काफी हेल्प करती हैं। ये कल्चर एक बैलेंस्ड और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अब देखेंगे हम करियर अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स एट सेल। सेल में काम करना सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं यहाँ की पर्क्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो स्किल डेवलपमेंट को देखते हैं, जो कि सबसे पहले यही, आप किसी भी जॉब में जाते हैं तो अपने स्किल्स को नरिश करना ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सेल अपने एम्प्लॉयज के प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस करता है। यहाँ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, इन प्लान लर्निंग होती है और काफी लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी लिए जाते हैं। अब यहाँ सैलरी और बेनिफिट की बात की जाए, पब्लिक सेक्टर होने के बावजूद सेल का कंपनसेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर का कंपेरेबल है। इसके अलावा हाउसिंग फैसिलिटीज, मेडिकल बेनिफिट्स, एजुकेशन अलाउंस फॉर चिल्ड्रन और रिटायरमेंट स्कीम्स इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। इंटरनल प्रमोशंस और करियर ग्रोथ की बात करें, यहाँ आप अपने हार्डवर्क के बेसिस पर प्रमोशंस और लीडरशिप रोल्स तक आराम से पहुंच सकते हैं। सेल टैलेंट को आइडेंटिफाई करने और रिवॉर्ड करने में काफी प्रोएक्टिव है। ट्रांसफरेबल स्किल्स, यहाँ काम करके जो स्किल्स आप गेन करते हैं, टीम वर्क हो गया, लीडरशिप हो गया या आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गई, वो किसी भी इंडस्ट्री में वैल्यूएबल ही होता है। सेल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो आपके करियर को लॉन्ग टर्म सिक्योर बनाता है, आपको आगे बढ़ने में काफी हेल्प करता है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आप वहां पे ग्रो कर सकते हैं। सेल के काफी बड़े बड़े लीडर्स अलग अलग सेक्टर में जाके ग्रो कर रहे हैं, वहां पे CMD तक पहुंचे हुए हैं, डायरेक्टर्स तक पहुंचे हुए हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ वर्किंग इन सेल। ठीक है, कोई भी जॉब सिर्फ पॉजिटिव से नहीं चलती। ऐसे सब अच्छा ही अच्छा होता तो कैसे प्रोडक्शन थोड़ी होगा, फिर आउटपुट थोड़ी निकलेगी, कुछ तो चैलेंजेस भी होने चाहिए ना। अब बात करता हूँ ऑब्स्टेकल्स के बारे में जो आपको सेल में फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा तो है कि इसकी रिमोट लोकेशंस। सेल के मेजॉरिटी प्लांट जो है रिमोट एरियाज में होते हैं। उसका एक रीजन है कि आप एक सिटी में तो प्लांट नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। प्लांट काफी बड़े बड़े होते हैं, मोर देन एनी IIT, एनी बिगेस्ट IIT यू कैन थिंक ऑफ, उससे बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एडजस्ट करने के लिए रेजिलियंस और पेशेंस की बहुत जरूरत है। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस। सीड प्रोडक्शन एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है जहाँ डेडलाइंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग होता है। देन इंडस्ट्री कंपटीशन की बात करते हैं। ग्लोबल स्टील मार्केट के फ्लक्चुएशंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट सेल पे होता है और एम्प्लॉयज को इस डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना ही पड़ता है। चैलेंजेस जरूर होते हैं, लेकिन अगर आप में पैशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है तो ये सब मैनेजेबल है, ये सब आप कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी तो उनकी स्टोरी हम देखते हैं। ठीक है, एक मिस्टर अर्जुन वर्मा है, वो इंजीनियर हैं बोकारो के। वो कहते हैं कि सेल ने मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, एक लीडर बनाया है। मैंने यहाँ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और मेरी कंट्रीब्यूशन को हमेशा ही वैल्यू किया गया है। और एक मैडम से हमारी बात हुई थी, मिस रिया देसाई, ये HR प्रोफेशनल हैं, राउरकेला स्टील प्लांट में है। वो कहती हैं कि सेल का वर्क कल्चर काफी इंक्लूसिव और ग्रोथ ओरिएंटेड है। यहाँ वुमेन एम्प्लॉयज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और लीडरशिप रोल्स मिलते हैं। काफी यहाँ पे सीनियर पोजीशन पे लेडीज हैं, जैसे कि जो लास्ट यहाँ की CMD थी वो मैडम ही थी। और यहाँ पे काफी चीफ जनरल मैनेजर्स जो हैं वो लेडीज हैं और उन्हें काफी अच्छी ग्रोथ मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वुमेन है तो आप पीछे रह जाएंगी, ग्रो नहीं कर पाएंगी, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कहते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, सेल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयज के प्रोफेशनल के साथ उनके पर्सनल ग्रोथ पर भी फोकस करती है।
पहले हम बात करते हैं लीडरशिप स्किल्स डेवलपमेंट की। सेल के कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करते वक्त आपकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होती है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम कुछ अपने लीडरशिप स्किल्स दिखाने पड़ते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग देनी पड़ती है और उसको अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे लोग। उसके बाद आते हैं नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। अलग अलग प्लांट्स और यूनिट्स के कलीग्स एक साथ काम करके आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल कनेक्शन बनाने का मौका देते हैं। फिर आती है सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। सेल के प्रोजेक्ट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है ना, वो आप देखेंगे कि देश के डेवलपमेंट पे होता है। यहाँ अगर आप काम करते हैं तो आपको सेंस ऑफ प्राइड एंड पर्पस होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सपोजर एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बना ही देता है। तो दोस्तों, सेल सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं है, एक इंस्पायरिंग जर्नी है जो आपके करियर और लाइफ दोनों को एनरिच करती है। यहाँ काम करते हुए आप एक स्टेबल रिवॉर्डिंग करियर तो एंजॉय करते ही हैं और साथ ही देश के प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। अगर आप एक डायनेमिक, चैलेंजिंग और फुलफिलिंग करियर की तलाश में हैं तो सेल एक परफेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, यही था ये मेरी कहानी, ठीक है। आपको कैसी लगी हो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। तो इसी कंटिन्यूएशन में मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अपने दोस्तों से कुछ और बात कर ली जाए। दोस्तों, चलिए अभी डिस्कस करते हैं एक ऐसी मूवी जो हम सब ने एक जरूर देखी होगी। बचपन में हम सब ने ये मूवी एक नहीं, दो नहीं, 3 या 4 बार जरूर देखी होगी। और मैंने कितनी बार देखी है ये मैंने अब तक गिना नहीं। और मैं आज भी जब कभी आ रहे थे तो इसके कुछ ना कुछ सीन देखकर ही इस मूवी को चेंज करता हूँ। तो गैस करिए ये मूवी कौन सी हो सकती है। चलिए एक हिंट दे देते हैं आपको। इस मूवी में शाहरुख खान है और सलमान खान है। जी हाँ, आपने सही गैस किया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने गैस नहीं किया है वो कमेंट में मूवी का नाम जरूर लिखें, यहीं पे पॉज करके, और फिर इसके आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम बता देते हैं, इस मूवी का नाम है करण अर्जुन, ठीक है। ये ऐसी मूवी है जो कि न सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर थी बल्कि इंडियन सिनेमा की एक आइकॉनिक मूवीज में शामिल हो गई। 1995 में रिलीज हुई ये मूवी एक ऐसी स्टोरी को पोर्ट्रे करती है जिसमें रिवेंज है, री इनकारनेशन है, यानी पुनर्जन्म है, फैमिली और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। राकेश रोशन के डायरेक्शन में शाहरुख खान और सलमान खान के इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस ने इस फिल्म को एक एवरग्रीन मास्टरपीस बना दिया था। जो लोग बॉलीवुड के डाई हार्ड फैंस हैं उनके लिए करण अर्जुन सिर्फ एक मूवी ही नहीं है, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। इस स्पीड में हम बात करेंगे, ठीक है, जिस स्पीड में मूवी बनी थी। तो पहले हम देखेंगे कि फिल्म की स्टोरी और थीम क्या थी, फिर देखेंगे परफॉर्मेंसेस कैसी थी, डायरेक्शन और म्यूजिक कैसा था, और क्यों ये मूवी अब तक लोगों के दिलों में जिंदा है। ये वीडियो स्पेशली उन जनरेशन के लिए है जो जनरेशन इस मूवी के बाद आई थी। हालांकि जो इस मूवी के बनने के बाद आए थे इस दुनिया में, उन्हें भी ये मूवी खूब पसंद आई होगी अगर उन्होंने देखी होगी तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि स्टोरी लाइन और थीम क्या है इस मूवी की, ठीक है। तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि करण अर्जुन कहानी एक छोटे से गांव की संध्या माँ की है, जिसका रोल निभाया है राखी गुलजार ने। इनसे शुरू होती है, जो अपने 2 बेटों करण और अर्जुन के साथ एक सिंपल जिंदगी जीती है। लेकिन उनके दुनिया तब बदल जाती है जब दुर्जन सिंह, जिसका रोल निभाया है अमरीश पुरी ने,
उन दोनों का मर्डर करवा देता है सिर्फ प्रॉपर्टी और लालच के लिए। संध्या माँ को भरोसा है कि मेरे कर्ण अर्जुन वापस आएंगे, एक इमोशनल हाई पॉइंट बन जाता है। तो इसमें रीइंकार्नेशन का कंसेप्ट के थ्रू कर्ण अर्जुन फिर से जन्म लेते हैं और अपनी पहचान और माँ के प्यार में वापस आ जाते हैं। इसके बाद रिवेंज और जस्टिस की एक थ्रिलिंग कहानी अनफोल्ड होती है। थीम कुछ ऐसी है, फैमिली बॉन्ड होता है इसमें, माँ और बेटे के रिश्ते का इमोशनल डेप्थ में हाईलाइट किया गया है। राखी गुलजार का मेरे कर्ण अर्जुन जरूर आएंगे डायलॉग तो बहुत ही फेमस हो रखा है। रिवेंज और जस्टिस दुर्जन सिंह के अगेंस्ट में कर्ण और अर्जुन एक बदले का सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स डिलीवर करते हैं। रीइंकार्नेशन होता है, ये कंसेप्ट 90s की बॉलीवुड का एक फेवरेट कंसेप्ट था और कर्ण अर्जुन ने इसे मेन स्ट्रीम बनाया। इस कहानी में जो इमोशनल और एक्शन पैक्ड मोमेंट्स हैं उन्होंने हर एज ग्रुप की ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। ठीक है, अब देखते हैं परफॉर्मेंसेस और कैरेक्टर्स क्या निभाए हैं, किसने निभाए हैं। तो इसमें अर्जुन का रोल किया है शाहरुख खान ने। तो SRK का रोल एक इमोशनल है लेकिन एक पावरफुल कैरेक्टर था इसमें। उनका इनोसेंस और गुस्सा भरा रिवेंज का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया था। एक्शन सीन्स हैं और इमोशनल डायलॉग ने उनकी एक्टिंग को खूब हाईलाइट किया। फिर आता है कर्ण का रोल किया सलमान खान ने। सलमान खान का कैरेक्टर टफ येट केयरिंग भाई का था। उनका चरिश्मा और एक्शन सीक्वेंसेस ने उनके फैंस को काफी एक्साइट किया। सलमान और SRK की केमिस्ट्री इस फिल्म की जान थी। और संध्या माँ का रोल निभाया राखी गुलजार ने। राखी जी का जो डायरेक्ट डिलीवरी थी और इमोशन ने माँ के रोल को एक अलग ही लेवल पे ले गई। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे बॉलीवुड के अभी तक का सबसे आइकॉनिक डायलॉग माना जाता है। अमरीश पुरी ने इसमें दुर्जन सिंह का रोल निभाया था और एक विलन का रोल था उनका एरोगेंस और कोल्ड ब्लडेड होना, मतलब एक बहुत ही खूंखार और अनफॉरगेटेबल विलन बना हुआ था इसमें। वो अभी तक सबको याद है वो। और इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल भी था काजल और ममता कुलकर्णी का। काजल और ममता कुलकर्णी का जो रोल था रोमांस और लाइट हार्टेड मोमेंट्स को ऐड करने के लिए था, जो कि एक्शन और ड्रामा को बैलेंस करने के लिए। इस मूवी की कास्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि हर एक्टर ने अपना रोल इतने अच्छे से प्ले किया कि आज भी उनके डायलॉग्स और सीन जो है बिल्कुल याद है। फिर डायरेक्शन और म्यूजिक की बात करते हैं। राकेश रोशन ने कर्ण अर्जुन के साथ बॉलीवुड में एक न्यू बेंचमार्क सेट कर दिया। उनका डायरेक्शन फिल्म के पेस और स्टोरी टेलिंग को फ्लॉलेस बनाता है। हर सीन को इस तरह डायरेक्ट किया गया कि वो यादगार बन गया। एक्शन और ड्रामा के बीच का बैलेंस उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। इसमें म्यूजिक और सॉन्ग्स जो हैं राकेश रोशन के म्यूजिक ने मूवी को और भी इम्पैक्टफुल बनाया। हर सॉन्ग एक हिट था, चाहे वो रोमांटिक हो या सेलिब्रेटरी। चाहती हूँ मैं हो गया रोमांटिक और प्लेफुल वाइब का एक आइकनिक ड्यूट था। ये बंधन तो माँ और बेटा का इमोशनल बॉन्ड को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्टिवेट करता है। भंगड़ा पाले एक पेपी नंबर बन गया जो आज भी शादियों और सेलिब्रेशन में चल जाता है। बैकग्राउंड स्कोर भी काफी इम्पैक्टफुल था जो एक्शन और इमोशनल सीन को एक और एलिवेटेड लेवल पे लेके जाते हैं। तो अब ये हम लोग तय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कर्ण अर्जुन एक टाइमलेस मूवी क्यों है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि 1995 में रिलीज हुई मूवी आज भी इतने रेलेवेंट क्यों है। क्योंकि ये रिलेटेबल थीम है। फैमिली बॉन्ड, रिवेंज और जस्टिस ऐसे यूनिवर्सल थीम है जो कि हर जनरेशन और ऑडियंस को रेजोनेट करते हैं। फिर आइकनिक डायलॉग्स जैसे कि मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, पाप पे मत जा और दुर्जन सिंह तेरी बर्बादी शुरू होती है अब जैसे डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। और पावरफुल परफॉर्मेंस देखी जाए अगर SRK और सलमान खान के फैंस के लिए तो बहुत बड़ी ट्रीट है। दोनों की एक्टिंग और केमिस्ट्री ने तो फिल्म को टाइमलेस बना दिया। और इसकी जब रीवॉच वैल्यू देखी जाए तो एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस हैं, इमोशनल मोमेंट्स हैं और पैसा वसूल डायलॉग ने इस मूवी को आज तक टीवी पर रिपीट टेलीकास्ट में पॉपुलैरिटी मचा रखी है। ये सब रीजंस हैं कि कर्ण अर्जुन एक बहुत ही कल्ट क्लासिक बनी हुई है।
अंत में हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कर्ण अर्जुन एक ऐसी मूवी है जो सिर्फ एक स्टोरी ही नहीं, एक इमोशन है, हम सब के साथ जुड़ी हुई है। हम सब अपनी मूवी लाइफ में इस मूवी को रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपको मिल जाएंगे जो कि आपके आसपास होंगे, आपने उनको फील किया होगा, आपने इन इमोशंस को जिया होगा। यू मस्ट हैव बीन थ्रू दीज ऑल द इमोशंस। ये फिल्म हमें सिखाती है कि फैमिली का बॉन्ड और अपनों के लिए लड़ने का जुनून सबसे पावरफुल होता है। शाहरुख खान और सलमान की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने तो बॉलीवुड की हिस्ट्री में एक अमर जगह बना ली। आज भी जब हम इस मूवी के सॉन्ग सुनते हैं या डायलॉग्स देखते हैं तो नॉस्टैल्जिया और एक्साइटमेंट का फील होता है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे जरूर बताएं कि आपका फेवरेट सीन या डायलॉग क्या था, और अगर नहीं देखी तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं और जो है इस मूवी को देखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग में, और अब मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, नमस्कार।